हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत मूल्यांकन के कार्यों के बारे में, मापन या मूल्यांकन के कार्यों के बारे में। तो एक चीज हम कहना चाहते हैं कि समय समय पर मूल्यांकन के कार्यों का निर्धारण किया जाता रहा है और बहुत सारे लोगों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है या इसको बताने का प्रयास किया है कि मापन या मूल्यांकन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहले जो तीन वर्गीकरण मेरे पास है इस समय मूल्यांकन के कार्यों के संदर्भ में, और पहले वर्गीकरण में मूल्यांकन के कार्यों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कार्य है साफल्य निर्धारण कार्य, दूसरा है निदानात्मक कार्य और तीसरा है पूर्व कथन कार्य। तो इसको समझते हैं। साफल्य निर्धारण कार्य में मापन प्रक्रिया से किसी चर पर किसी व्यक्ति की स्थिति और परिणाम का ज्ञान होता है, ठीक है, और विद्यार्थियों द्वारा अधिगमित ज्ञान, बोध एवं कौशल का ज्ञान इस साफल्य निर्धारण कार्य से होता है। निदानात्मक कार्य को अगर हम देखें तो मापन प्रक्रिया से छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों का ज्ञान करने के लिए निदानात्मक कार्यों का उपयोग किया जाता है। अगर हम पूर्व कथन कार्य को देखें तो वर्तमान स्थिति को जानकर भविष्य में कार्य क्षमता के संबंध में अनुमान लगाने से इस प्रक्रिया को समझा जाता है। दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत मूल्यांकन या मापन के तीन कार्यों को जाना गया है। पहला है तुलना कार्य, दूसरा है चयन तथा वर्गीकरण का कार्य और तीसरा है शोधात्मक कार्य। तो तुलना कार्य के अंतर्गत मापन प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम विभिन्न व्यक्तियों की तुलना करने तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। चयन तथा वर्गीकरण के कार्य में मापन व मूल्यांकन की मदद से ही श्रेष्ठ व निम्न स्तर के व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। और शोधात्मक कार्य के अंतर्गत अनुसंधान कार्यों में समंकों के संकलन के लिए भी मापन का सहयोग लिया जाता है। अब तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है, जो कि मापन एवं मूल्यांकन के कार्यों को बतलाता है, उसको 1963 ईस्वी में W.G. फिंडले नाम के शिक्षा शास्त्री ने बतलाया था। उनकी एक पुस्तक का नाम है 62nd Year Book of the National Society for the Study of Education Part 11। ये काफी पॉपुलर बुक है और W.G. फिंडले ने 1963 में इसको लिखा था। तो इसमें उन्होंने मापन एवं मूल्यांकन के कार्यों को तीन भागों में बांटा है। पहला कार्य है शैक्षिक कार्य, दूसरा कार्य है प्रशासनिक कार्य और तीसरा कार्य है निर्देशन का कार्य। यानी कि मापन एवं मूल्यांकन के कार्यों में शैक्षिक कार्यों को, सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यों को शामिल किया जाता है, सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को शामिल किया जाता है और सभी प्रकार के निर्देशन कार्यों को शामिल किया जाता है। शैक्षिक कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों से सम्मिलित होते हैं, प्रशासनिक कार्य प्रशासन से संबंधित गतिविधियों से संबंधित होते हैं और निर्देशन कार्य गाइडेंस से संबंधित गतिविधियों से संबंधित माने जाते हैं। तो मापन एवं मूल्यांकन के कार्यों को अब मुख्य रूप से W.G. फिंडले द्वारा 1963 में दिए गए वर्गीकरण के आधार पर शैक्षिक कार्यों, प्रशासनिक कार्यों और निर्देशन कार्यों में बांटा हुआ मान लिया गया है। और मुख्य रूप से अब इन्हीं तीन के अंतर्गत ही
अन्य कार्यों को समाहित किया गया है, जैसे साफल्य निर्धारण का कार्य, निदानात्मक कार्य, पूर्व कथन का कार्य, तुलना कार्य, चयन तथा वर्गीकरण का कार्य और शोधात्मक कार्य। ये 6 प्रकार के जो पहले कार्य हम पढ़ चुके हैं, उनको अब इन 3 कार्यों में ही शामिल कर दिया गया है। जैसे शोध कार्य को शैक्षिक कार्य में सम्मिलित कर दिया गया है, साफल्य निर्धारण कार्य को भी शैक्षिक कार्य में शामिल कर दिया गया है, निदानात्मक कार्य को भी शैक्षिक कार्यों में शामिल कर दिया गया है। तो अगर हम मूल्यांकन के कार्यों को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम साफल्य निर्धारण कार्य को देखें तो हम पाते हैं कि साफल्य निर्धारण कार्य जो है वो मापन प्रक्रिया से किसी चर पर किसी व्यक्ति की स्थिति व परिणाम का ज्ञान देता है। यानी किसी चर पर किसी व्यक्ति की स्थिति और उसका परिणाम, और विद्यार्थियों द्वारा अधिगमित ज्ञान, बोध एवं कौशल का भी ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त होता है। तो आप ध्यान देने वाली बात है कि विद्यार्थियों का ज्ञान का स्तर क्या है, विद्यार्थियों के बोध का स्तर क्या है और विद्यार्थियों के कौशल का क्या स्तर प्राप्त हो चुका है, इसका ज्ञान हमें साफल्य निर्धारण कार्य से होता है। निदानात्मक कार्य में हम देखें तो हम पाते हैं कि छात्रों की कमजोरियों और उनकी कठिनाइयों को बताने का ज्ञान हमें निदानात्मक कार्यों से प्राप्त होता है। और अगर हम पूर्व कथन कार्यों को ध्यानपूर्वक देखें तो वर्तमान स्थिति को जानकर, यानी आज की वर्तमान स्थिति को हम देखकर भविष्य की कार्य क्षमता के संबंध में अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में अपन क्या कर सकते हैं। एक तरह की प्लानिंग करने का कार्य होता है पूर्व कथन कार्यों के द्वारा। यानी कि हमें अपनी कार्य क्षमता का पता चलता है और भविष्य में हम क्या अधिक से अधिक अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें पहले से अनुमान प्राप्त हो जाता है। यानी एक तरह से ये लॉजिकल प्रक्रिया है, लॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। अगर हम तुलनात्मक कार्यों को ध्यान से देखें तो मापन प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम जो होते हैं, हमने किसी भी विद्यार्थी की परीक्षा ली और उससे हमें कुछ परिणाम प्राप्त हुआ, तो उससे हम विभिन्न व्यक्तियों की तुलना, यानी विभिन्न बालक या बालिकाओं के परिणाम के आधार पर हम उनकी आपस में तुलना करने में समर्थ हो जाते हैं और व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करने में हमें सहयोग मिलता है। यानी हमें ये पता चलता है कि कौन सा विद्यार्थी, बालक हो या बालिका हो, वह किस विषय में अच्छा कर पा रहा है, किस शारीरिक क्रिया विधि या क्रियाकलाप में वो आगे है और किस में वो पिछड़ रहा है, या किस क्रियाकलाप या विषय में उसका जो परिणाम है वो एवरेज है। तो हम एक छात्र की दूसरे छात्र से तुलना कर सकते हैं और उसको सही तरीके से मोटिवेट करने में सक्षम बन पाते हैं। अगर हम चयन तथा वर्गीकरण की बात करें तो मापन एवं मूल्यांकन की मदद से ही श्रेष्ठ व निम्न स्तर के व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। देखिए, किसी भी कार्य के करते समय हमें 3 प्रकार के व्यक्तियों की प्राप्ति होती है। एक तो उच्च व्यक्ति जो उच्च प्रकार से अपने कार्य को करता है, एक होता है मध्यम व्यक्ति और एक होता है निम्न स्तर का व्यक्ति। ठीक है। तो मुख्य रूप से कार्य संपादन के समय हमें 3 प्रकार के व्यक्तियों से हम मिलते हैं। उच्च गतिशीलता वाला व्यक्ति, मध्यम गतिशीलता वाला व्यक्ति और निम्न गतिशीलता का व्यक्ति। प्रत्येक प्रकार के जितने भी महाविद्यालय या कैंपस हैं, तीनों प्रकार के व्यक्ति आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन एक और प्रकार का व्यक्ति मिलेगा जो निष्क्रिय व्यक्ति होता है, यानी वो कुछ भी नहीं करता है, निष्क्रिय गतिशीलता होती है उसकी, शून्य गतिशीलता जिसे कह सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो गतिशील व्यक्ति हैं, चाहे वो उच्च हो, मध्यम हो या निम्न हो, वो तो महाविद्यालय में अपना कुछ ना कुछ सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनकी देखिए कार्य करने की गतिशीलता हर व्यक्ति के अपने शरीर, मन और तन पर निर्भर करती है। इसलिए किसी की कम या किसी की ज्यादा होना ये एक स्वभाव है और ये प्रकृति की देन है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता।
हमें सुधार कहां करना है? जहां पर पूर्ण रूप से 100% निष्क्रियता है या कोई भी गतिशीलता नहीं है, ठीक है, हमें कुछ भी परिणाम 100 में से 0 हमें गतिशीलता मिल रही है, हमें उसको सुधारने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे भी हमें कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो चयन तथा वर्गीकरण के कार्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है, उच्च गतिशीलता वाले, मध्यम गतिशीलता वाले, निम्न गतिशीलता वाले और शून्य गतिशीलता वाले। तो इन चारों प्रकार के व्यक्तियों का जब वर्गीकरण करना आसान हो जाता है, तो उससे हमारे आगे जो योजनाएं बनती हैं, शैक्षिक योजनाएं बनती हैं, उनकी प्लानिंग करने में हमें महत्वपूर्ण रूप से सुविधा होती है। शोधात्मक कार्यों की अगर हम बात करें तो अनुसंधान कार्यों में भी समंकों को सफलता के लिए भी मापन का सहयोग लिया जाता है, समंकों में संकलन का, ठीक है। तो इसमें भी ये चीज काम आती है कि कौन उच्च गतिशीलता वाला है, कौन मध्यम गतिशीलता वाला है, कौन निम्न गतिशीलता वाला है। चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे विद्यार्थियों की बात हो, सभी प्रकार के कार्यों के संपादन में मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा किए जा रहे कार्यों का सहयोग लिया जाता है और उससे भविष्य में जो योजनाएं बनती हैं उनको सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सहायता मिलती है।